हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक देवांगन जीके हब CGPSC के इस यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम छत्तीसगढ़ के प्राग ऐतिहासिक काल को डिटेल में देखने वाले हैं। कौन कौन से साक्ष्य किस किस स्थान पर मिले हैं, कौन कौन से जिलों पर मिले हैं, कौन कौन से शैल चित्र मिले हैं, इन सभी चीज़ों को आज हम देखने वाले हैं। 1 से 2 दिनों में आपको प्ले स्टोर में हमारा एक एप्लीकेशन मिल जाएगा जीके हब CGPSC के नाम से। उसमें आपको जितनी भी इन्फॉर्मेशन जो अभी 1-2 दिन में आपको बताई गई है वो आपको वहाँ पर हमारे एप्लीकेशन में मिल जाएगा। जितना जल्दी हो सकता है रजिस्ट्रेशन करवाइए, क्योंकि जिस दिन एप्लीकेशन बना उस दिन के केवल और केवल 2 दिन तक ही आपको समय दिया जाएगा 799 में हमारे छत्तीसगढ़ के कंप्लीट कोर्स को ख़रीदने का। उसके बाद वो बढ़कर 50% जो ऑफ़र चल रहा है वो ऑफ़र जस्ट जैसे ही एप्लीकेशन लॉन्च होगा उसके बाद वो हट जाएगा 2 दिन के बाद। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हम देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ के प्रागैतिहासिक काल को। तो आपको पता है कि ये सभी के सभी देखिए कि प्रागैतिहासिक मतलब इतिहास को देखने वाले हैं। तो यहाँ पर बात ये आती है कि इतिहास आखिर है क्या। तो इतिहास कुछ नहीं, हमारा जो अतीत में जो घटनाएं हुई हैं तो उसी अतीत की घटनाओं का अध्ययन ही क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। ठीक, तो इतिहास को सामान्यतः देखा जाए तो इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। इतिहास को कितने कालखंडों में बांटा गया है, देखा जाए तो 3 कालखंडों में बांटा गया है। कौन कौन सा? पहला है प्रागैतिहासिक काल। पहला काल कौन सा है? प्रागैतिहासिक काल हो जाएगा। दूसरा होता है आद्य ऐतिहासिक काल। दूसरा क्या है? आद्य ऐतिहासिक काल। और तीसरा है ऐतिहासिक काल। तीसरा क्या हो जाएगा? ऐतिहासिक काल। तो इतिहास को देखा जाए तो 3 भागों में बांटा गया है। क्लियर? अभी मैं केवल भारत की बात कर रहा हूँ, कंप्लीट इतिहास की बात कर रहा हूँ। अभी मैं छत्तीसगढ़ में नहीं आया हूँ। प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, तो तीनों में अंतर क्या है? देखिए, प्रागैतिहासिक काल का अर्थ होता है कि ऐसा काल या ऐसा समय जहाँ पर ना तो कोई लिपि थी, और स्वाभाविक सी बात है लिपि नहीं होगी तो उसको, भाई जो लिपि होगी तभी तो उसको पढ़ोगे, तो जब लिपि ही नहीं है तो उसको पढ़ा ही नहीं जा सकता। तो ऐसा समय बोल सकते हैं, ऐसा कालखंड जहाँ कोई भी लिपि नहीं था या लिपि का कोई भी आविष्कार नहीं था, तो वो क्या बोल सकते हैं आप? प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत आ रहे हैं। तो लिपि नहीं है तो क्या उसे पढ़ सकते हो क्या? तो उसको आप पढ़ा भी नहीं जा सकता, अर्थात पढ़ भी नहीं सकते। जब लिपि ही नहीं है तो पढ़ोगे कैसे? तो ना तो लिपि था और ना तो उसको पढ़ा जा सकता था। ऐसा कालखंड क्या कहलाता है? प्रागैतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल की बात करेंगे तो इसके अंतर्गत याद रखिए, अभी मैं बता रहा हूँ एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत एग्जाम्पल आ जाएगा पाषाण काल। कौन सा जाएगा? पाषाण काल। उसके अलावा आ जाएगा ताम्र लौह युगीन काल। कौन कौन सा जाएगा? पाषाण काल, ताम्र लौह युगीन काल। ठीक, पाषाण काल का अर्थ होता है ऐसा काल जिसमें केवल और केवल जो शिकार है उन लोग का जो मुख्य औजार के रूप में केवल पत्थरों का यूज़ करते थे, पत्थर को ही पाषाण बोलते हैं। तो ऐसे कालखंड को क्या कह दिया गया? ऐसे समय को पाषाण काल बोल दिया गया। ठीक, और दूसरा जहाँ पर तांबे और लोहे की खोज हुई उस काल को, उस युग को क्या बोल दिया गया? ताम्र और लौह युगीन काल बोल दिया गया। समझ आ रहा है? तो पाषाण काल और दोनों ताम्र और लौह युगीन काल, ये दोनों के दोनों किसके अंतर्गत आएंगे? प्रागैतिहासिक काल। और इन दोनों काल में किसी भी प्रकार की ना तो लिपि थी और ना ही उसको पढ़ने का कोई भी तरीका था। लिपि नहीं है तो पढ़ोगे ही कैसे? लेकिन आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत लिपि का आविष्कार हो गया था, अर्थात लिपि तो थी, लिपि को बोल सकते हैं आप देख सकते थे। आप लिपि को आप देख सकते थे। लिपि का क्या हो गया था? आविष्कार हो चुका था। यहाँ पर लिपि का क्या हो चुका था? आविष्कार हो चुका था, परंतु उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। अभी तक पढ़ा नहीं जा सकता। वो क्या कहलाएगा? आद्य ऐतिहासिक काल। ऐसा नहीं है कि उस समय के लोग नहीं पढ़ पाते थे, उस समय के लोग जो लिखेंगे उसको तो पढ़ेंगे ही, लेकिन उस समय जो लिखे थे उसके साक्ष्य तो हमारे पास है, लेकिन आज तक हमने जो वो उस समय लिखे थे उसको आज तक हमने पढ़ नहीं पाया है कि वो एक्चुअल में लिखे क्या थे। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप बोल सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। क्या है? हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता।
समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। और तीसरा आता है ऐतिहासिक काल। तो ऐतिहासिक काल के अंतर्गत कोई ना कोई लिपि भी होगी और उसको पढ़ा भी जा सकता है, उसको पढ़ा भी जा सकता है। ये क्या कहलाएगा? ऐतिहासिक काल कहलाएगा। जैसे वर्तमान का आप देख सकते हैं, ये सब के सब वर्तमान आपके ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आ जाएंगे। तो इस काल को भी 3 भागों में बांटा गया है। इस काल को भी कितने भागों में बांट दिया गया? 3 भागों में। पहला आता है प्राचीन भारत का इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास। और दूसरा आता है मध्य भारत का इतिहास। और तीसरा आता है, याद रखिएगा, ये आप बोलते हैं प्राचीन भारत, मध्य भारत और नवीन बोल सकते हैं आप, फिर नवीन भारत का इतिहास, या इसको आप क्या बोल सकते हैं? नवीन भारत, या इसको आप क्या बोल सकते हैं? आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक, और इसको मध्य भारत का इतिहास। समझ आ रहा है? तो ये कालखंडों में बांटा गया है। इसको इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा गया, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल का अर्थ होता है जहाँ पर कोई लिपि भी नहीं है और उसको पढ़ भी नहीं सकते। आद्य ऐतिहासिक काल का अर्थ है लिपि तो है लेकिन उसको पढ़ नहीं सकते। ऐतिहासिक काल का अर्थ है लिपि भी है और उसको पढ़ा भी जा सकता है। ये तीनों चीज़ आपको याद रखना है। ठीक, तो प्रागैतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है, पाषाण काल और दूसरा आता है ताम्रयुगीन काल। तो याद रखना है आपको, पाषाण काल को भी 4 भागों में बांटा गया है। अब मैं बात करने वाला हूँ पाषाण काल का। आज हम क्या पढ़ रहे हैं? प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल को 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें से पहला पोर्शन है पाषाण काल। पहला क्या बोलेंगे आप? पाषाण काल। और पाषाण काल को भी 4 भागों में बांटा गया है। पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। पहला होता है पूर्व पाषाण काल। पहला क्या हो जाएगा? पूर्व पाषाण काल। दूसरा हो जाएगा मध्य पाषाण काल। इसको पूरा डिटेल में अभी समझते हैं। दूसरा क्या हो जाएगा? मध्य पाषाण काल। तीसरा है उत्तर पाषाण काल। तीसरा क्या हो जाएगा? उत्तर पाषाण काल। और चौथा याद रखिएगा, चौथा है नव पाषाण काल। समझ आ रहा है? और जैसे ही नवीन या नव पाषाण काल खत्म होता है, वैसे ही एक नया एज शुरू हो जाता है, एक नया पीरियड शुरू हो जाता है, ताम्र लौह युगीन काल। ठीक, तो अभी हम देख रहे हैं, पहला पॉइंट है पूर्व पाषाण काल। पहला क्या है? पूर्व पाषाण काल। अच्छे से डिटेल में इसको समझिएगा, इसको मैं रफ कर रहा हूँ। पहला देखते हैं पूर्व पाषाण काल। ऐसा कहा जाता है कि पूर्व पाषाण काल का जो समय है वो लगभग 20 लाख ईसा पूर्व से लेकर 12,000 ईसा पूर्व तक था। ये आपको एनसीईआरटी की बुक में दिया गया है। इसके एज को लेकर कौन कौन से समय, ये कौन कौन सा काल कौन कौन से समय तक था, इसको एज को लेकर अभी भी सब जितने भी इतिहासकार हैं उनके बीच विवाद है। तो आपको मानना है ऑथेंटिक एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी में इसका दिया गया है 20 लाख ईसा पूर्व से लेकर लगभग 12,000 ईसा पूर्व तक दिया गया है पूर्व पाषाण काल को। और इसी समय ही जो मनुष्य है उनको क्या कहा जाता था? आदि मानव कहा जाता था। समझ आ रहा है? पूरा पाषाण या पूर्व पाषाण काल के समय ही मनुष्यों को क्या कहा जाता था? इसी समय मनुष्यों को आदि मानव कहा जाता था। मनुष्यों को क्या कहा जाता था? आदि मानव कहा जाता था। लिखते जाइएगा सभी चीज़। क्वेश्चन आ सकता है कि आदि मानव कौन से कालक्रम में या कालखंड में कहा जाता था? तो पूर्व पाषाण काल में ही मनुष्यों को आदि मानव कहा जाता था। याद रखना है। और ये क्या करते थे? ये शिकार करने के लिए, शिकार करने हेतु किसका यूज़ करते थे? बड़े बड़े पत्थरों का यूज़ करते थे। बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग करते थे। याद रखना है। क्यों? क्योंकि इस समय इनको इतना आइडिया नहीं था कि नुकीले पत्थर कैसे बनाया जाए। ठीक, तो ये क्या करते थे? बड़े बड़े पत्थरों से ही क्या करते थे? शिकार करते थे। समझ आ रहा है? तो एक समय जैसे आप पढ़े हो कि 2 पत्थरों के बीच में क्या हुआ? एक घर्षण से चिंगारी उत्पन्न हुआ। तो वो समय यही था।
पूर्व पाषाण काल के समय ही दो पत्थरों में क्या हुआ, घर्षण हुआ, जिसकी वजह से एक चिंगारी निकली और चिंगारी की वजह से आग की खोज हुई। तो क्वेश्चन आया कि आग की खोज कब हुई, तो आग की खोज इसी समय में हुई थी, याद रखिएगा। आग की खोज कब हुई, पूर्व पाषाण काल में। कौन किए थे, इसी आदिमानव लोग किए थे, ठीक है। और इसी समय में ही जैसे इनका काम क्या था, केवल शिकार करना, एक हिसाब से देख सकते हैं तो इनका काम क्या है, शिकार करना। और शिकार करने के बाद क्या करेंगे, जैसे आप टाइम पास के लिए कहीं घूमते जा रहे हैं, बीच में बैठे हैं, तो रेत में आप कुछ ना कुछ क्या करते हैं, अपना कलाकारी करना शुरू कर देते हैं। वैसे ही ये भी क्या करते थे, जब ये टाइम पास के लिए जब हो जाता था, इनका शिकार विकार वाला सब काम हो जाता था, तो ये क्या करते थे, गुफा में जाकर क्या करते थे, टाइम पास के लिए कुछ ना कुछ दीवारों पर क्या करते थे, उरेकने का काम करते थे। और दीवारों पर जो उरेक कर जो चित्र बनाते थे उसको कहा जाता था शैल चित्र, क्योंकि वो किस में बनाए हैं, शैल का अर्थ होता है पत्थर, और पत्थरों पर या शैल पर बनाए गए चित्र को ही कहा जाता है शैल चित्र, ठीक। तो शैल चित्र सबसे पहले कहाँ से मिलना शुरू हो गए, पूर्व पाषाण काल से मिलना शुरू हो गए। और यहीं पर सबसे पहले भारत में शैल चित्रों की खोज या शैल चित्र की खोज कहाँ से की गई या कहाँ पर की गई, याद इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा। भीमबेटका एमपी में है, याद रखिएगा, भीमबेटका गुफा में की गई। तो सबसे पहले जो शैल अर्थात जो चट्टानों पर जो चित्र बनाते थे उरेक कर, तो वहाँ पर सबसे पहले कहाँ खोजा गया, एमपी के भीमबेटका गुफा में खोजा गया, याद रखिएगा। सबसे पहले कहाँ की गई, में की गई। क्लियर है, ये इतना समझ आया होगा। अब हम यहाँ पर से इसी को लिंक करते हुए आते हैं छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ में देखते हैं कि पूर्व पाषाण काल में क्या क्या मिला है। तो ये तो खैर छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ में पूर्व पाषाण काल में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, देखिए। तो सबसे प्रमुख स्थान है छत्तीसगढ़ में सिंघनपुर की गुफा। सबसे प्रमुख स्थान है सिंघनपुर की गुफा। सिंघनपुर की गुफा, यहाँ से साक्ष्य मिले हैं पूर्व पाषाण काल के, और दूसरा मिले हैं, याद रखिएगा, महानदी घाटी। तो महानदी घाटी जहाँ पर महानदी वाला एरिया, तो मोस्टली महानदी घाटी वाला नदी जहाँ से होकर गुजरती है, तो नदी के किनारे वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है, जहाँ पर जनसंख्या बसती है, घाटी। तो क्या पूरे के पूरे नदी घाटी, जहाँ से धमतरी के सिहावा पर्वत से जैसे नदी निकलती है महानदी, तो क्या धमतरी के पूरे नदी घाटी वाले क्षेत्र को, धमतरी से कांकेर, बालोद से धमतरी, रायपुर, गरियाबंद, महासमुंद होते हुए जाती है, रायगढ़ होते हुए उड़ीसा को निकल जाती है, ठीक। तो क्या ये महानदी पूरे के पूरे नदी घाटी वाले क्षेत्र में फैला होगा, क्या नहीं। तो महानदी घाटी वाले क्षेत्र ये ज़्यादातर कहाँ आपको मिलेगा, रायगढ़ में, ठीक है। ये कहाँ आपको मिलेगा, रायगढ़ में। और सिंघनपुर की गुफा ये भी आपको कहाँ मिलेगी, ये मिलेगी रायगढ़ में। तो पूर्व पाषाण काल या पूरा पाषाण काल, याद रखिएगा, ये सब इसके साक्ष्य हमारे छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ मिले हैं, सिंघनपुर की गुफा और आपको मिला है महानदी घाटी। अब आप अच्छे से समझते जाइए सिंघनपुर की गुफा। तो देखिए, ये अगर आप देखते हैं, एक सिंघनपुर अगर आप जाएंगे, रायगढ़ जाएंगे, तो वहाँ पर आपको एक पहाड़ी मिलेगी। उस पहाड़ी का नाम है चंवर ढाल पहाड़ी। पहाड़ी का नाम क्या है, चंवर ढाल पहाड़ी। इंपॉर्टेंट है, चंवर ढाल पहाड़ी कहाँ पर है पूछेगा, तो यह है रायगढ़ में। और जैसे ही चंवर ढाल पहाड़ी खत्म होगा, जैसे ये देखिए कुछ इस प्रकार है, तो इसके गिरपदीय क्षेत्र में, गिरिपदीय क्षेत्र में, या गिरपदीय का मतलब होता है उसके पैरों पर यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर एक गुफा है। इसी गुफा का नाम क्या है, सिंघनपुर की गुफा। इस गुफा का नाम क्या है, सिंघनपुर की गुफा है। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। सिंघनपुर की गुफा कहाँ पर है, रायगढ़ में चंवर ढाल पहाड़ी के गिरपदीय क्षेत्र में कौन सा गुफा स्थित है, सिंघनपुर की गुफा। और इसी सिंघनपुर की गुफा में 1910 में, इसी सिंघनपुर की गुफा में 1910 में सर्वप्रथम बीएनसी मिल, आप सुने होंगे बीएनसी मिल, बंगाल नागपुर कॉटन मिल के एक इंजीनियर थे, कौन,
इंजीनियर एंडरसन ने क्या की, 1910 में सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ में बीएनसी मिल के जो इंजीनियर है एंडरसन, उन्होंने छत्तीसगढ़ में शैल चित्रों की खोज की। शैल चित्रों की खोज की। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं? तो छत्तीसगढ़ में सर्वप्रथम शैल चित्र की खोज किसने की? एंडरसन ने की। और भारत में सबसे पहले शैल चित्रों की खोज कहाँ से की गई? याद रखिएगा, एमपी के भीमबेटका गुफा से। और भारत में सबसे पहले कहाँ से की गई? एमपी के भीमबेटका गुफा से। और छत्तीसगढ़ में कहाँ से की गई? सिंघनपुर की गुफा से। तो क्या आप इसको छत्तीसगढ़ का भीमबेटका बोल सकते हो? जी हाँ। तो छत्तीसगढ़ का भीमबेटका गुफा या छत्तीसगढ़ का भीमबेटका गुफा किसको कहा जाता है? तो याद रखिएगा, सिंघनपुर की गुफा को कहा जाता है। ये हम अभी क्या पढ़ रहे हैं? सिंघनपुर की गुफा पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो सिंघनपुर की गुफा की खोज जहाँ पर, याद रखिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, वहाँ पर शैल चित्रों की खोज सबसे पहले किसने की? एंडरसन ने की, जो कि क्या थे? बीएनसी मिल के इंजीनियर थे। और ये जब शैल चित्र की खोज कर रहे थे तो इनको यहीं पर, इससे पहले जहाँ पर शैल चित्र की खोज कर रहे थे वहाँ पर इनको एक गुफा भी मिली, और उसी गुफा में ही तो इन्होंने शैल चित्रों की खोज की। तो क्या जिस गुफा में शैल चित्रों की खोज की गई वो गुफा हमारे छत्तीसगढ़ की पहली गुफा भी तो हो सकती है? समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? इसीलिए याद रखना है, सिंघनपुर की गुफा जो है, सिंघनपुर गुफा छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीनतम या छत्तीसगढ़ का प्राचीनतम गुफा है। या छत्तीसगढ़ की प्राचीनतम गुफा कौन सी है? याद रखना है आपको, सिंघनपुर की गुफा है। आ रहा है? क्लियर समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? छत्तीसगढ़ की सबसे प्राचीनतम गुफा है सिंघनपुर की गुफा, और उसी गुफा में ही सबसे पहले एंडरसन ने 1910 में शैल चित्रों की खोज की। क्योंकि भारत में सबसे पहले शैल चित्रों की खोज भीमबेटका नामक गुफा में हुई और छत्तीसगढ़ में सिंघनपुर की गुफा में हुई, इसीलिए छत्तीसगढ़ का भीमबेटका किसको कहा जाता है? सिंघनपुर की गुफा को कहा जाता है। क्लियर है? और यही सिंघनपुर की गुफा, अगर मैं यहाँ पर मिटा रहा हूँ, ये वाला क्षेत्र अगर मिटा रहा हूँ, याद रखना है मैं क्या बोल रहा हूँ, इसी सिंघनपुर की गुफा वाले क्षेत्र में ऐसा विश्व का एकमात्र ऐसा स्थान, या बोल सकते हैं विश्व का प्रथम स्थान, सिंघनपुर की गुफा की बात कर रहा हूँ, आप यहाँ पे समझते जाइएगा। सिंघनपुर एक ऐसा क्षेत्र, यह गुफा विश्व का प्रथम, मैं क्या बात कर रहा हूँ अभी? विश्व का प्रथम बात कर रहा हूँ। विश्व का प्रथम शैलाश्रय है। और कैसा शैलाश्रय है? जहाँ पर आराम किया जाता है। तो जानवरों के आराम करने का नहीं, मनुष्यों के आराम करने का। तो याद रखना है, यह गुफा विश्व का प्रथम मानव शैलाश्रय है। याद रखना है, अर्थात मानव के, मनुष्यों के रुकने के लिए एक आशा मतलब वही होता है रुकने के लिए। तो सबसे पहली गुफा को किसकी खोज की गई अगर बोला जाए तो विश्व की बात कर रहा हूँ, अभी तक जितना पड़े छत्तीसगढ़ है। विश्व का प्रथम शैलाश्रय कौन सी गुफा है? तो सिंघनपुर की गुफा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत देखिए सब चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। छत्तीसगढ़ का प्राचीनतम गुफा भी यही है। छत्तीसगढ़ का सबसे पहले शैल चित्र कहाँ खोजा गया? यहीं खोजा गया। विश्व की सबसे प्राचीनतम बोल सकते हैं मानव शैलाश्रय कौन सा है? यही है, सिंघनपुर की गुफा है। और कब खोजा गया? 1910 में। 1910 में किसको खोजा गया? किसके द्वारा? एंडरसन के द्वारा खोजा गया 1910 में। ठीक, किसकी खोज की गई? शैल चित्र की खोज की गई। सर्वप्रथम शैल चित्र की खोज की गई। समझ आया? लेकिन 1918 में, अब मैं अब डेट को, इम्पोर्टेंट है डेट याद रखते जाना। खोज तो दिया गया 1910 में, लेकिन इसको प्रकाशित कराया गया इंसाइक्लोपीडिया में। इंसाइक्लोपीडिया के पेज या बोल सकते हैं कि कॉलम नंबर 13 में, इंसाइक्लोपीडिया के कॉलम नंबर 13 में सबसे पहले इन जो सिंघनपुर में जो शैल चित्र मिले हैं उनको क्या किया गया? प्रकाशित कराया गया। तो 1918 में इसको क्या किया गया? सर्वप्रथम प्रकाशित किया गया। और कहाँ प्रकाशित किया गया? इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिया के अंक नंबर 13 में इसको क्या किया गया? सर्वप्रथम प्रकाशित किया गया। ठीक है। उसके बाद 1923 से लेकर 1927 के बीच में, 1923 से 1927 के बीच में याद रखिए
प्रथम खोज किसने किया? सर्वप्रथम एंडरसन ने। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए कि व्यापक, या बोल सकते हैं व्यापक खोज किसने की, देखिए एक बार खोज कौन दिया? एंडरसन। लेकिन बहुत बड़े स्तर पर इसकी खोज किसने की? तो क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या लिखना है, याद रखना है आपको, अमरदत्त सिंह ने। व्यापक स्तर पर इसकी खोज किसने की? अमरदत्त सिंह ने की। ठीक। और अगर यहाँ पर ये क्वेश्चन आ जाए कि चलिए ठीक है, सर्वप्रथम खोज तो एंडरसन ने की, लेकिन व्यापक स्तर पर खोज किसने की? अमरनाथ दत्त ने की। लेकिन अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि देखिए एक तो खोज दिया गया व्यापक स्तर पर अमरनाथ दत्त के द्वारा, लेकिन उन सभी चीज़ों को एकत्रित भी तो करना पड़ेगा, अलग अलग क्षेत्र में खोजा गया तो इन शैल चित्रों का एकत्रीकरण, इन शैल चित्रों का एकत्रीकरण अगर किसके द्वारा किया गया, ये क्वेश्चन आया। देखिए एक एक लाइन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, किसके द्वारा किया गया है तब यहाँ पर आया। तो याद रखना है पुरातत्ववेत्ता, जो पुराने हमारे इतिहासकार तो नहीं बोल सकते, पुराने पुरातत्ववेत्ता के जो प्रमुख रहे हैं वो कौन है? लोचन प्रसाद पांडे। लोचन प्रसाद पांडे व इतिहास का रेखा है जिसका नाम है एन घोष। इनके द्वारा क्या किया गया? हमारे जितने भी शैल चित्र थे जो सिंघनपुर में, उसको क्या किया गया? एकत्रीकरण किया गया। क्लियर है? सिंघनपुर से कई सारे घुमा फिरा के क्वेश्चंस बनेंगे, आपको यहाँ पर सही लगाना है। ठीक। यहाँ पर क्या क्या बना है देखिए, सिंघनपुर की गुफा में अगर मैं इसको ऐसे बनाऊँ कुछ इस प्रकार से, ये मान लीजिए सिंघनपुर की गुफा है, तो सिंघनपुर की गुफा में आपको ये सब चीज़ मिला है, शैल चित्र। तो कौन कौन से शैल चित्र मिले हैं ये भी तो इम्पोर्टेंट रखता है। तो देखिए, सी से सिंघनपुर, सी से शिकार करता हुआ मनुष्य, और सी से सीढ़ी नुमा मानव की आकृति। तीनों सी से आ रहे हैं। सी से सिंघनपुर की गुफा, और यहीं पर आपको मिला है सी से, आपको याद रखना पड़ेगा ऐसे, सीढ़ी नुमा मानव की आकृति। तो जैसे सीढ़ी कुछ इस प्रकार चढ़ते हो, कुछ ऐसे, वैसे ही यहाँ पर कुछ इस प्रकार ऐसे इस रूप में 45 डिग्री के एंगल में कुछ इस प्रकार सीढ़ी नुमा मानव की आकृति मिली है। क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो क्या क्या मिला है यहाँ पर इम्पोर्टेंट है सिंघनपुर की गुफा में? सीढ़ी नुमा मानव की आकृति। कहाँ से? सिंघनपुर की गुफा से। और उसके अलावा यहाँ पर और क्या मिला है? शिकार करता हुआ मनुष्य मिला है, शिकार करता हुआ मनुष्य। लेकिन जैसा आप देखते हैं कि हमारी एक बॉडी है, एक खुद का एक शेप है, लेकिन हमारी बॉडी को अगर कोई डायग्राम के थ्रू अगर बनाए तो वो ऐसे भी तो बना सकता है, सामान्यतः ऐसे भी तो बना सकता है। ये भी तो एक व्यक्ति का ही तो चित्र है ना। तो यहाँ पर जो शिकार करता हुआ मनुष्य बनाया गया है, यहाँ पर ये तो खैर अलग बना है, इसको मैं एग्जाम्पल के लिए समझाया हूँ। यहाँ पर जो शिकार करता हुआ मनुष्य बनाया गया है कुछ इस प्रकार ऐसे, तो देखिए ये डंडे के आकार का है शिकार करता हुआ मनुष्य। तो याद रखिए यहाँ पर जो शिकार करता हुआ मनुष्य है, शिकार करता हुआ मनुष्य, ये किस आकृति का है? याद रखिए ये डंडे के आकार का है, डंडे के आकार का है। तो सी से सिंघनपुर, सी से शिकार करता हुआ मनुष्य जो कि डंडे के आकार का है, और सी से हो जाता है आपका सीढ़ी नुमा मानव की आकृति। क्लियर है? और इसी सीढ़ी नुमा मानव की आकृति जो ऑस्ट्रेलिया में पाई गई है, सीढ़ी नुमा मानव की आकृति वहाँ से मैच करता है। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? सीढ़ी नुमा मानव की आकृति ऑस्ट्रेलिया में पाई जाने वाली, ऑस्ट्रेलिया में भी खोजा गया है, शैल चित्र तो हर जगह होंगे, हर जगह आदि मानव रहे होंगे। तो ऑस्ट्रेलिया में जो आदि मानव जो उरेके थे, सीढ़ी नुमा मानव की आकृति, वो वैसी ही है जैसे आपके छत्तीसगढ़ के सिंघनपुर गुफा में है। इसीलिए छत्तीसगढ़ के सिंघनपुर गुफा में पाई जाने वाली सीढ़ी नुमा मानव की आकृति का जो बोल सकते हैं उसका कंपेयर किससे किया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाई जाने वाली ऑस्ट्रेलिया में पाई जाने वाली सीढ़ी नुमा मानव की आकृति से। क्लियर है? तो ये तो रहा आपके सिंघनपुर गुफा के बारे में। इतना उम्मीद कर रहे हैं पूरी चीज़ें याद रखना है, डिटेल है ये, है ना। और अगर आपसे क्वेश्चन ये आ जाए कि ये जितने भी शैल चित्र खोजे जा रहे हैं,
ये किस देश के समकक्ष बोल सकते हैं। जैसे देखिए कोई भी अन्य देश में जैसे स्पेनिश हो गया या किसी भी अन्य देश में ऐसे भी तो हो सकते हैं कि वहाँ पर जो भी शैल चित्र या जो भी दीवार में जो भी मूर्तियाँ बनाई गई होंगी वो हमारे सिंघनपुर की गुफा में जो भी शैल चित्र या मूर्ति बनाई गई होगी वो किसी अन्य देश के गुफा में भी वैसी की वैसी शैल चित्र या मूर्तियाँ होंगी उस दीवार में। तो सिंघनपुर की गुफा में पाई जाने वाली जो मूर्तियाँ हैं, जो आप उरेक उरेक कर बनाए हैं, जो चित्र बनाए हैं, वो मैक्सिकन और स्पेनिश के गुफा में जो भी मूर्तियाँ पाई जाती है उसी के समकालीन या उसी के बराबर ही माना जाता है। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये रहा छत्तीसगढ़ में सिंघनपुर गुफा। यहाँ पर मिलेगा आपको क्या क्या मिलेगा सिंघनपुर की गुफा में, आज पूरा डिटेल देख लिए हैं, ठीक। तो छत्तीसगढ़ में पूर्व पाषाण काल सिंघनपुर की गुफा याद रखिएगा, और कहाँ कहाँ पर उसके साक्ष्य मिले हैं, महानदी घाटी में मिले हैं, ठीक। शिकार करता हुआ मनुष्य मिला है, क्यों? क्योंकि वहाँ पर उन लोग का काम ही क्या था, केवल और केवल शिकार करना था, और वो भी कैसे करते थे, बड़े बड़े पत्थरों से करते थे, ठीक है, बड़े बड़े पत्थरों से शिकार करते थे। तो ये रहे छत्तीसगढ़ में सबसे पहला पूर्व पाषाण काल। अगला हम देखते हैं मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल के अंतर्गत हम भारत के कुछ हिस्से को देखेंगे, क्योंकि भारत को समझते हुए अगर हम छत्तीसगढ़ को पढ़ेंगे तब आपको आसानी होगी। अभी हम देखें कि पूर्व पाषाण काल में शिकार करने के लिए बड़े बड़े पत्थरों का यूज़ किया जाता था। मध्य पाषाण काल आते आते ये बड़े बड़े पत्थर जो है अब वो छोटे और नुकीले पत्थर में बदल गए, अर्थात शिकार करने की कला को इन्होंने बदल दिया और बड़े बड़े पत्थरों को काट कर अब ये क्या करने लगे, छोटे छोटे और नुकीले पत्थर में बदलकर शिकार करने लगे, ठीक। मैं क्या बोल रहा हूँ, इसमें छोटे व नुकीले पत्थरों से क्या करने लगे, शिकार करने लगे। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, छोटे व नुकीले पत्थरों से शिकार करने लगे। और इसीलिए छत्तीसगढ़ में आपको इम्पोर्टेंट है अर्धचंद्राकार हथियार बोल सकते हैं आप, अर्धचंद्राकार हथियार व लंबे फलक वाले हथियार। ये दोनों किससे बनाए जाते थे, ये दोनों याद रखना पत्थरों से ही बनाए जाते थे, पत्थरों को काट कर बनाए जाते थे, भले वो अर्धचंद्राकार हथियार ही क्यों ना हो या लंबे फलक वाले ही क्यों ना हो। ये दोनों को क्या करते थे, याद रखना है आपको, पत्थरों को ही काट कर बनाते थे। तो अर्धचंद्राकार और लंबे फलक वाले हथियार ये दोनों के दोनों का प्रयोग किसके लिए करते थे, का प्रयोग शिकार के लिए करते थे। समझ आया। तो कहीं भी अगर डिज़ाइंस की अगर बात आती है कि पत्थरों को डिज़ाइन के आकार देकर एक दूसरा आकार देकर शिकार किया जाता था, वो मध्य पाषाण काल में आएगा, ठीक है। और आप सुन लो, मध्य पाषाण काल में ही सबसे पहले पशुपालन शुरू किया गया, ठीक। तो मध्य पाषाण काल में सबसे पहले क्या शुरू किया गया, पशुपालन शुरू किया गया। मैं समझना मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं भारत की बात करूँ अगर, तो भारत में सबसे पहले मध्य पाषाण काल में क्या शुरू किया गया, पशुपालन शुरू किया गया। और इसी पशु को पालने में ही सबसे पहला ऐसा कौन सा पशु है जिसको पाला गया, अगर क्वेश्चन आया तो है, याद रखिएगा, कुत्ता। तो पशुपालन कब से शुरू हुआ, पशुपालन शुरू हुआ है मध्य पाषाण काल में, और इसके तहत ही सबसे पहले कुत्ते को क्या किया, इन्होंने पाला है, सबसे पहला पशु यही है, ठीक। इसीलिए आपको छत्तीसगढ़ के कबरा पहाड़ में, और ये कहाँ है, याद रखिएगा, ये है रायगढ़ में। छत्तीसगढ़ के कबरा पहाड़ में आपको अलग अलग क्या मिलेंगे, जानवर मिलेंगे, जिसको पत्थरों से उरेक उरेक कर बनाया गया है। तो छत्तीसगढ़ के कबरा पहाड़ के शैल चित्रों में कौन कौन से जानवर मिलेंगे, शैल चित्रों में आपको मिलेंगे घड़ियाल, छिपकली मिलेगा, सांभर, और मैं क्या बताया, हथियार भी मिल रहे हैं, ठीक है। क्या क्या है यहाँ पर देखिए, छोटे छोटे हथियार भी तो मिल रहे हैं ना। तो यहीं पर कुल्हाड़ी, तो कुल्हाड़ी मिला है, इसका मतलब नहीं कि लोहे का है, इसको तो दीवार में उरेक कर बनाया गया ना, दीवार में बनाया गया है, याद रखिएगा। कुल्हाड़ी तो सब के सब पत्थरों में मिले हैं जो उरेक कर बनाया गया है। घड़ियाल,
छिपकली, सांभर, कुल्हाड़ी, ये सभी के सभी शैल चित्रों की खोज, याद रखिएगा पशुपालन शुरू है तो देखिए सबका आया है। कुल्हाड़ी मतलब नए नए प्रकार के हथियार बना रहे तो कुल्हाड़ी भी आए यहाँ पर। और इन सब का कलर याद रखिएगा क्या था, इन सब का कलर हुआ करता था लाल रंग का। इंपॉर्टेंट है, लाल रंग की छिपकली या लाल रंग का घड़ियाल, लाल रंग की कुल्हाड़ी या लाल रंग का सांभर, ठीक। कछुआ भी है, अश्व भी है, याद रखना है आपको। तो लाल रंग की छिपकली, घड़ियाल, सांभर, कुल्हाड़ी, ये सब के सब कहाँ से पाए गए? एक पाए गए आपके मध्य पाषाण काल के कौन से क्षेत्र में? रायगढ़ के कबरा पहाड़ वाले क्षेत्र में, ठीक। तो कबरा पहाड़ की और क्या विशेषता है? अगर आपसे क्वेश्चन आए कबरा पहाड़ की और क्या विशेषता है, तो यहीं पर याद रखना है छत्तीसगढ़ का या छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक शैल चित्र कहाँ पाया गया बोल दिया जाए तो छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक शैल चित्र पाया गया है रायगढ़ के कबरा पहाड़ में। और पहला कहाँ पाया गया है? ये पाया गया है रायगढ़ के सिंघनपुर में भी, देखे हैं। आ रहा है समझ में? तो छत्तीसगढ़ के रायगढ़ के कबरा पहाड़ में सर्वाधिक शैल चित्र मिला है, जिसमें देख सकते हो आप कौन कौन से चीज़ें हैं, क्लियर है। इसके अलावा भी और कई सारी चीज़ें मिली हैं, ठीक, केवल इतना ही नहीं है, क्लियर है। तो ये तो रहा आपके छत्तीसगढ़ में मध्य पाषाण काल। कोई ज़्यादा तो इसको रटने की ज़रूरत नहीं है। मध्य पाषाण काल में आपको केवल दो चीज़ें याद रखनी है। पहला, पशुपालन शुरू कर दिए, भारत की बात कर रहा हूँ मैं, और बड़े बड़े पत्थरों को काटकर छोटे छोटे हथियार में उसको क्या कर दिया? हथियार बना दिए, छोटे और नुकीले हथियार बना दिए। और इसका प्रभाव हमारे छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिला। क्यों? क्योंकि पशुपालन जब आप कर रहे हो तो इसीलिए तो हमारे देखिए घड़ियाल, छिपकली, सांभर, ये भी पशु को दीवार पर उरेक दिया गया। और आप नए नए चीज़ बना रहे हो तो क्या वो हथियार बना रहे हो तो क्या क्या अर्धचंद्राकार हथियार बना दिए। और लंबे फलक वाले होते नहीं कि पकड़ने का एक लंबा फलक वाला, तो लंबे फलक वाले हथियार बना दिए, कुल्हाड़ी का बना दिए, ये सभी के सभी नए नए चीज़ बना दिए। और चारों के चारों का कलर क्या था? लाल रंग का था, क्लियर है। तो ये तो रहा हमारे छत्तीसगढ़ में मध्य पाषाण काल। अगला देखते हैं उत्तर पाषाण काल। उत्तर पाषाण काल में आपको ज़्यादा रटने का नहीं है। देखिए, अगर आप छत्तीसगढ़ की बात करें, ये छत्तीसगढ़ की बात करें तो केवल आपको नाम याद रखना है उत्तर पाषाण में क्या क्या मिला है। तो उत्तर पाषाण काल में 3 क्षेत्र आपको याद रखना है। पहला है धनपुर। तो पहले आप क्या पढ़ते थे? धनपुर को जीपीएम जिला 2019 में जीपीएम जिले के गठन से पहले आप धनपुर को पढ़ते थे बिलासपुर ज़िले में, लेकिन अब वर्तमान में धनपुर आ गया है गौरेला, पेंड्रा, मरवाही ज़िले में, ठीक। दूसरा आप देखते हैं, आप अभी पढ़े सिंघनपुर की गुफा में, सिंघनपुर गुफा में मिलेगा आपको, इसके साक्ष्य मिलेंगे उत्तर पाषाण काल के। और तीसरा आपको मिलेगा महानदी घाटी। तो देखिए, पूर्व पाषाण काल में केवल 2 जगह पर मिलता था, सिंघनपुर की गुफा और महानदी घाटी। लेकिन अगर आप उत्तर पाषाण काल में आ जाएंगे तो उत्तर पाषाण काल में एक एक्स्ट्रा चीज़ आ जाएगा, दोनों तो रहेंगे ही, साथ ही साथ आ जाएगा धनपुर। ये धनपुर पहले बिलासपुर में आता था, अब याद रखना नए जिला बनने के कारण जीपीएम में आने लगा धनपुर। और यही धनपुर में ही मानव की आकृति मिली है, मानव की आकृति मिली है। समझ आ रहा है? सीढ़ी नुमा आकृति सिंघनपुर में, ठीक। शिकार करते हुए मानव की आकृति, शिकार करता हुआ मनुष्य, ये भी सिंघनपुर में। लेकिन सामान्य मानव की आकृति पूछ दिया जाए, सामान्य मानव के पास धन, ऐसे याद रखो, धन पैसा होता है या पैसे की कमी होती है, जैसा भी आपको याद रखना रख लो, ठीक। तो तीनों के तीनों चीज़ आपको कहाँ पर मिलेगा? उत्तर पाषाण काल में मिलेगा। चौथा देखते हैं, केवल आपको इस जगह को याद रखिए बस, इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। हाँ, लेकिन जगह इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि धनपुर किससे संबंधित है? धनपुर का संबंध आपका है प्रागैतिहासिक काल से। और यहाँ पर क्या साक्ष्य मिले हैं? तो मानव की आकृति मिली है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अगला देखते हैं नव पाषाण काल। चौथा है नव पाषाण काल, ठीक। याद रखना है नव पाषाण काल, इसकी खोज की थी भगवान सिंह बघेल और रमेंद्र नाथ मिश्र ने। तो इसकी खोज किसने की? भगवान सिंह बघेल व
रमेंद्रनाथ मिश्र ने। ठीक, इंपॉर्टेंट है, सामान्य क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट आपका अगर आ सकता है। नवपाषाण काल की खोज किसने की? तो नवपाषाण काल की खोज आपकी की थी किसने? भगवान सिंह बघेल और रमेंद्रनाथ मिश्र ने। अगर आप भारत के परिप्रेक्ष्य की बात करते हैं तो नवीन पाषाण काल यहाँ पर शुरू हो गया। तो पूरा पाषाण काल में क्या था? आदि मानव कहलाए, वहाँ पर आग की खोज हुई। मध्य पाषाण काल में क्या हुआ? वहाँ पर पशुपालन करना शुरू कर दिए। और नवपाषाण काल में अगर आप देखेंगे तो भारत में यहाँ पर इन्होंने कृषि कार्य शुरू कर दिया। और भारत में अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले कृषि का साक्ष्य कहाँ पर मिलता है? मेहरगढ़ में मिलता है, बलूचिस्तान में। तो यहाँ पर याद रखिएगा, नवपाषाण काल में यहाँ पर इन्होंने कृषि कार्य शुरू कर दिया। और जहाँ पर कृषि होगा वहाँ पर खेत जोतने के लिए पहिया भी तो होगा बैलगाड़ी के थ्रू, इसीलिए कृषि का कार्य प्रारंभ कर दिया इन्होंने। और कृषि का कार्य प्रारंभ किया इसलिए पहिए का भी आविष्कार हुआ, इसलिए पहिए के भी क्या मिलते हैं? साक्ष्य मिलते हैं यहाँ से। ठीक है, नवपाषाण काल में। और छत्तीसगढ़ में नवपाषाण काल की खोज किसने की? तो इनकी खोज किस थी? भगवान सिंह बघेल और रमेंद्रनाथ मिश्र ने की थी। तो ये नवपाषाण काल के साक्ष्य छत्तीसगढ़ में कहाँ से मिलते हैं? छत्तीसगढ़ में इसके साक्ष्य कहाँ से मिलेंगे? तो इसके साक्ष्य आपको छत्तीसगढ़ में 4 जगह से देखने को मिलेगा। पहला आपको मिलेगा चितवा डोंगरी। पहला कहाँ है? चितवा डोंगरी। तो चितवा डोंगरी इससे पहले आप पढ़ते थे राजनांदगांव, लेकिन राजनांदगांव से अब 2 नए ज़िले बन गए हैं। एक तो केसीजी बन गया और दूसरा बन गया मोहला मानपुर वाला। तो जो चितवा डोंगरी है वो एक्चुअल में अब कहाँ पर आता है? ये आता है मोहला मानपुर। ये कहाँ पर आ जाएगा? मोहला मानपुर ज़िले में आ जाएगा। कौन सा? चितवा डोंगरी। और इसी चितवा डोंगरी में ही याद रखना आपको, इसी में ही गुफाओं में, इसी गुफा में चितवा डोंगरी क्या है? एक्चुअल में गुफा है। तो चितवा डोंगरी गुफा में ही 27 शैल चित्र एक साथ मिले हैं। इम्पोर्टेंट है, 27 शैल चित्र कहाँ पर मिले हैं? अगर क्वेश्चन है तो 27 शैल चित्र आपको मिले हैं चितवा डोंगरी में मिले हैं। देखिए चितवा अजीब टाइप का नाम लग रहा है थोड़ा सा। तो यहाँ पर जो साक्ष्य जो शैल चित्र मिले हैं वो मतलब कौन सी आकृति का है? तो ये है, याद रखना है, ड्रैगन की आकृति का। ड्रैगन की आकृति की क्या मिले हैं? यहाँ पर शैल चित्र मिले हैं। कहाँ पर? चितवा डोंगरी में। क्लियर है? तो पहला आता है छत्तीसगढ़ में नवपाषाण काल के साक्ष्य मिले देखेंगे तो सबसे पहला आ जाएगा चितवा डोंगरी। दूसरे में अगर आप देखते हैं तो इससे पहले आप पढ़ते थे दुर्ग का अर्जुनी पढ़ते थे। अगर आप पुराने बुक में देखेंगे तो दुर्ग का अर्जुनी पढ़ते होंगे, लेकिन वर्तमान में जो दुर्ग का अर्जुनी है वो अब बालोद जिला बना है। तो ये अब आ गया है। इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रहा हूँ मैं क्योंकि ये क्वेश्चन अभी भी कई बुक में जो दुर्ग का जो अर्जुनी है वो दुर्ग में दिया हुआ है, लेकिन पीएससी ने आंसर जो अर्जुनी है उसको अब ले लिया है बालोद में। तो आपको भी क्या लेना है? बालोद लेना है। तो दूसरा क्या हो जाएगा? अर्जुनी। दूसरा क्या है? अर्जुनी। और अर्जुनी कहाँ पर है एक्चुअल में? ये है बालोद में। एक तो यहाँ पर मिला है साक्ष्य। ठीक है। तीसरा आप देख सकते हैं, तीसरा है टेरम। तीसरा क्या है? टेरम, जो कि आपको मिलेगा रायगढ़ में। पहला क्या हो गया? पहला हो गया चितवा डोंगरी जो कि आपको मिलेगा मोहला मानपुर में। दूसरा हो गया आपका अर्जुनी जो मिलेगा बालोद में। तीसरा हो गया टेरम जो आपको मिलेगा रायगढ़ में। और चौथा हो जाएगा, याद रखना है आपको, बोन टीला। चौथा हो जाएगा बोन टीला, और ये आपको मिलेगा बोन टीला राजनांदगांव में। देखो टीला है, टीला वाला से याद है, टीला छोटे मोटे गांव में ही मिलेंगे आपको। तो ये आपको मिलेगा राजनांदगांव में। ठीक है। तो ये 4 क्षेत्र हुए आपके। 4 क्षेत्रों पर नवपाषाण काल, आपको यहाँ पर नवपाषाण काल के साक्ष्य मिलेंगे। पहला चितवा डोंगरी। चितवा डोंगरी में ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना, 27 शैल चित्र एक साथ मिले हैं। ड्रैगन की आकृति की है वो जो 27 शैल चित्र है वो। उसके अलावा अर्जुनी बालोद में मिला है और टेरम रायगढ़ में, और उसके अलावा बोनटीला राजनांदगांव में नवपाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं। तो ये तो रहे कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं, लेकिन उसके अलावा आपको और कई सारी ऐसी चीज़ें आपको देखना है जैसे प्रागैतिहासिक काल से ही उनका संबंध है। रायगढ़ में केवल इतने ही स्थान नहीं है जहाँ पर आपको कुछ ना कुछ मिला हो।
जैसे मैं बात करूं कि सिंघनपुर में इतनी सारी चीज़ साक्ष्य मिल चुके हैं, लेकिन सिंघनपुर के अलावा ऐसे कई और सारे क्षेत्र हैं जहां पर भले ही कुछ छोटे मोटे साक्ष्य मिले हैं, लेकिन वो प्रागैतिहासिक काल के ही है। ठीक, तो उसको आपको याद कैसे रखना है, तो इम्पोर्टेंट है। देखिए मैं किसकी बात कर रहा हूँ, रायगढ़। रायगढ़ के या रायगढ़ में प्रागैतिहासिक काल के स्थान कहाँ पर कौन कौन से स्थान है जो रायगढ़ में है प्रागैतिहासिक काल के। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन आएगा। इसको हम ट्रिक के माध्यम से करते हैं कि आपको कैसे याद रखना है। ठीक, देखिए मैं जो ट्रिक बताते जा रहा हूँ उसको आपको याद रखना पड़ेगा। एक व्यक्ति था जो भंवर में फंसा हुआ था। एक व्यक्ति क्या था, जो भंवर में फंसा हुआ था। कैसे भंवर था उसका, याद रखना। ऐसे भंवर में फंसा हुआ था कि वो दिन रात क्या पीता था, शराब पीता था। दिन रात क्या पीता था, शराब पीता था। उसका पूरा का पूरा सिर जो है वो पूरा घूम चुका था, और दिन भर क्या पीता था, वो शराब पीता था। और शराब आप किस में पीते हो, बोतल से पीते हो। और वो इतना शराब पी रहा था कि उसके पास अब पैसे नहीं बचे, तो घर के सोना को बेच कर क्या करता था, सोना को बेच कर क्या करता था, शराब पीता था। तो इतना सोना कहाँ से आया उसके पास शराब पीने के लिए, इसकी जांच की गई। तो जांच की गई तो उसके घर में क्या मारा गया, छापा मारा गया। ठीक, मैं क्या बोल रहा हूँ, एक आदमी ऐसे भंवर में फंसा था और उसका सर इतना घूम चुका था कि वो दिन रात दारू पीता था, शराब पीता था। कैसे, सोना बेचकर। लेकिन कितना सोना कहाँ से आया, क्या आया, इसके लिए वहाँ पर क्या किया गया, छापा मारा गया। और जैसे ही उसके पास छापा मारा गया तो छापा मार दिया भाई, तो उसके घर में सील लग गया, बंद हो गया मान लो उसका घर। याद करने का तरीका है। तो लोग आए और उनको क्या दिए, राय दिए कि भाई आप एक ऐसा कर्म करो, अब अपने ये दुनिया भर का काम छोड़ो, अब ऐसा कर्म करो कि आप भाई सबके नज़र में अच्छे हो जाओ। तो कुछ ऐसा कर्म करो कि आप अपने आंगन में क्या पाल लो, भैंस पाल लो। आप अपने आंगन में क्या कर लो, भैंस पाल लो। समझ आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ, आप अपने आंगन में क्या कर लो, भैंस पाल लो। और अपना जैसे ही भैंस पालोगे उसके बाद क्या करो, आप अपनी नई ज़िंदगी क्या करो, नई ज़िंदगी बसाओ। ऐसे करके आप उनको क्या देते हैं, जैसे भी सांत्वना देते हैं। ठीक है, आप उनको देते हैं ना सांत्वना ऐसे। और अगर ये ऐसे लिख देता हूँ मैं, आप अपनी नई ज़िंदगी क्या करो, बसाओ। ऐसा करके बोलोगे और बोल दिए आप उनको कि चलो ठीक है, हम आपको क्या कर दिए, एक बोल सकते हैं एक एडवाइस दे दिए। आप हमको क्या दिए, मैंने आपको क्या दिया, अगर आप ऐसे ही कर रहे हैं तो केवल और केवल एक एडवाइस दे सकता हूँ। और ये बोल सकता हूँ कि हमने आपको एडवाइस दे दिया है, अब खैर ये बात हमने आपको दे दिया, लेकिन आप इस बात को माने चाहे मत मानो, ये आपकी इच्छा। ठीक है, खैर आप इस बात को मानो ना मानो, ये आपकी इच्छा। तो इतने क्षेत्र हैं आपके कहाँ पर, रायगढ़ में। अब इसको कैसे करें, ये भी तो समस्या है कि भंवर या सिर का मतलब, ये सब का मतलब होता क्या है। भंवर का अर्थ होता है भंवर खोल। तो मैं लिखते जा रहा हूँ, भंवर का अर्थ हो जाएगा भंवर खोल। ठीक, और सिर का अर्थ हो जाएगा आपका यहाँ पर है सिरौली। सिर का अर्थ क्या हो जाएगा, सिरौली। शराब मतलब बोतल में ही तो होता है ना, तो बोतल का अर्थ हो जाएगा बोतलदा। बोतल का अर्थ क्या हो जाएगा, बोतलदा। सोना का हो जाएगा सोन बहरा। सोना का क्या हो जाएगा, सोन बहरा। छापा मारा का एग्जैक्ट छापा मारा का छापा मारा ही होगा। और राय इंपॉर्टेंट है, राय का हो जाएगा रायगढ़। पता चले सभी याद ना हो और सब चीज़ याद है और यही याद ना हो कि कौन से ज़िले में है। तो राय से आपको याद रखना है रायगढ़, रायपुर याद नहीं रखना है। कर्म से हो जाएगा कर्मागढ़। कर्मागढ़। आंगन से हो जाएगा ऊंगना। देख, कर्म से हो जाएगा कर्मागढ़, आंगन से हो जाएगा, याद रखना है आपको, ऊंगना।
और अगर आप देखेंगे भैंस, भैंस से हो जाएगा भैंसगढ़ी, भैंस से क्या हो जाएगा भैंसगढ़ी। अगर बसाव से देखेंगे तो आ जाएगा बसनाझर, ठीक। बस से क्या बसाव से क्या हो जाएगा बसनाझर हो जाएगा। और अगर आप खैर से देखेंगे तो खैर से हो जाएगा खैरपुर। तो ये इतने एक्स्ट्रा है रायगढ़ में प्रागैतिहासिक काल के स्थान। इंपॉर्टेंट है, कोई ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है, ट्रिक को याद रख लो। एक आदमी ऐसे भंवर में फंसा था, उसका सर इतना खराब हो चुका था कि वो दिन भर सोना बेच बेच कर क्या पीता था, दारू पीता था, शराब पीता था बोतल से। तो उसके घर में छापा पड़ा, तो लोग उसको राय देने आ गए, देख रहे हो पूरा आ रहा है, राय देने आ गए और उनके बोले कि आप कुछ ऐसा कर्म करो और अपने आंगन में भैंस पालो। अब अपने आंगन में क्या करो, भैंस पालो और एक नई जिंदगी, एक सुखद जिंदगी बसाओ, ठीक। ऐसे उनको क्या दिए, एडवाइस दिए। और उसके बाद एडवाइस देने के बाद बोले खैर ये बात मानो चाहे मत मानो, आपकी इच्छा। तो एक कंप्लीट है रायगढ़ में प्रागैतिहासिक काल के स्थान। इंपॉर्टेंट डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, छापा मारा जैसे कर्मागढ़, ओंगना, ये कहाँ पर है, कौन से जिले में स्थित है, ठीक है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे। तो मैं अभी आपको बताया था कि नवपाषाण काल के बाद क्या आएगा, नवपाषाण काल के बाद आता है आपका ताम्र लौह युगीन आता है, ताम्र लौह युगीन एज आता है। तो देखिए उससे पहले भी आपको समझना पड़ेगा। देखिए एक तो आता है आपका, मैं अभी आपको क्या बोला, ये देखिए इसके बाद, इसी के बाद 5वें नंबर पर हम ये लिख सकते हैं, पाषाण काल के बाद ही प्रागैतिहासिक काल को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है पाषाण काल और दूसरा क्या हो जाएगा आपका ताम्र लौह युगीन काल, ताम्र लौह युगीन काल आ जाएगा, ठीक। तो पाषाण काल में याद रखिएगा, मध्य पाषाण काल में एक नाम सुनते होंगे पाषाण घेरे। क्या सुनते होंगे, पाषाण घेरे। पाषाण घेरे का अर्थ होता है कि अगर कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो मृत्यु हो जाने के बाद उसके चारों तरफ पाषाण अर्थात पत्थरों को क्या कर दिया जाता है, रख दिया जाता है। पाषाण मतलब पत्थरों का घेरा बना दिया जाता है, ठीक। तो मानव के शव को दफनाने के बाद चारों तरफ पत्थर लगा दिए जाते हैं, उसी को अब क्या बोलते हैं, पाषाण घेरे। क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, मध्य पाषाण काल की बात कर रहा हूँ। मध्य पाषाण काल में क्या करते थे कि शव को दफना कर क्या कर देते थे, चारों तरफ उनके देख सकते हैं आप पत्थरों को लगा देते थे। और ये जो आप पत्थर लगाएं, ये सबसे ज़्यादा याद रखिएगा, इसके 500 स्मारक छत्तीसगढ़ में ऐसे 500 स्मारक मतलब बोल सकते हैं जो साक्ष्य पाषाण घेरे, या आप इसी को क्या बोल सकते हैं, पाषाण घेरे। छत्तीसगढ़ में कितने पाषाण घेरे कुछ इसी प्रकार के खोजे गए हैं, टोटल 500 खोजे गए हैं, ठीक। और खोजा कौन है, अगर क्वेश्चन आया तो खोजे हैं प्रोफेसर काम्बले व रमेंद्रनाथ मिश्र। किसने खोजा है, प्रोफेसर काम्बले और रमेंद्रनाथ मिश्र के द्वारा छत्तीसगढ़ में 500 स्मारक खोजे गए हैं, पाषाण घेरे खोजे गए हैं, ठीक। तो कहाँ से खोजे गए हैं ये भी क्वेश्चन आएगा। तो कहाँ से खोजे गए हैं, तो 2 स्थानों से खोजे गए हैं। पहला है कोंडागांव में खोजे गए और दूसरा में खोजा गया बालोद में। दूसरा कहाँ खोजा गया, बालोद में, ठीक। तो कोंडागांव में कहाँ पर खोजा गया, कोंडागांव में एक स्थान है, उसका नाम है गढ़धनोरा। उसका स्थान का नाम क्या है, गढ़धनोरा, जो कहाँ पर स्थित है, कोंडागांव में। अगर आप बात करते हैं बालोद की, तो बालोद में आपको मिलेगा करही भदर, चिरचारी, सोरर व भूज गहन, ठीक। क्वेश्चन आया सबसे बड़ा, छोड़ो अभी मैं महापाषाण काल बताऊंगा तब आपको बताऊंगा, ठीक है। तो
कोंडागांव में गढ़धनोरा में क्या मिला है आपको, पाषाण घेरे मिले हैं। और बालोद में भी क्या मिला है आपको, पाषाण घेरे मिले, करही भदर, चिरचारी, सोरर और भुज गहन में आपको मिला है। ठीक है, तो ये तो है मध्य पाषाण काल में मिले हुए आपके पाषाण घेरे प्रोफेसर काम्बले और रवींद्रनाथ मिश्र के द्वारा। अब इसके बाद क्या आता है याद रखना है, इसके बाद क्या जाएगा, ये तो हो गया यहाँ तक का आपका एरिया। ताम्र और लौह युगीन पाषाण काल में इसी के समय में सबसे पहले तांबे या ताम्र या तांबे की खोज की गई। ठीक है, तांबे की खोज की गई, मनुष्यों द्वारा खोजा गया पहला धातु कौन था, यही था। अब इसी समय में फिर से एक नई प्रथा आई, शव को क्या किया जाता था, शव को दफनाने के लिए, शव को दफनाने के बाद उसके ऊपर बड़े बड़े क्या बना दिए जाते थे, टीले बना दिए जाते थे। मैं फ़ोटो में दिखा दूंगा, शव को दफनाने के बाद उसके ऊपर बड़े बड़े क्या बना दिए जाते थे, टीले बना दिए जाते थे। और चूँकि ये बड़े बड़े हैं तो बड़े बड़े को अब क्या बोलते हैं, महान बोलते हैं, महान। और पत्थर को क्या बोलते हैं, टीला मतलब पत्थरों को ही बड़े बड़े आकार में बनाकर, तो पत्थर को अब क्या बोलते हैं, पाषाण बोलते हैं। समझ आ रहा है। तो ताम्र लौह युगीन काल को महापाषाण काल भी कहा जाता है। समझ आया, क्यों, क्योंकि ये इसी समय में शव को दफनाने के लिए बड़े बड़े पत्थरों का यूज़ करते थे। समझ आया। और महापाषाण काल में अगर आप देखेंगे या ताम्र लौह युगीन में, तो कहाँ कहाँ पाया गया है, तो सेम पाया गया है, याद रखिएगा, कोंडागांव के गढ़धनोरा में पाया गया है। कहाँ कहाँ पाया गया, कोंडागांव के गढ़धनोरा में पाया गया है साक्ष्य। और कहाँ कहाँ मिलेगा, बालोद के सेम, करही भदर, चिरचारी, सोरर और भुज गहन। ठीक, तो याद रखना है आपको, ताम्र लौह युगीन काल में बड़े बड़े मतलब शव को दफनाने के लिए बड़े बड़े पत्थरों को क्या टीले के रूप में बनाते थे। क्योंकि बड़े बड़े पत्थर थे इसलिए इसको एज को क्या कहा जाता था, महापाषाण कालीन काल भी कहा गया। ठीक, तो क्वेश्चन आया कि महापाषाण कालीन स्थल अगर कहाँ पर है, ये तो हो गया आपको मिले हैं वो साक्ष्य मिले हैं वो। अगर कोई क्वेश्चन कभी और आ गया कि इसके स्थल और कहाँ कहाँ पर मिले हैं महापाषाण कालीन स्थल, तो आपको लगाना है मल्हार बिलासपुर में मिला है, मल्हार बिलासपुर में है। तो महापाषाण काल के और साक्ष्य कहाँ कहाँ है, तो आपको लगाना है मल्हार बिलासपुर में। क्लियर है। पाषाण घेरे समझ आया, मतलब देखा जाए तो पाषाण घेरे और महापाषाण घेरे बोल सकते हैं महापाषाण काल के अंतर्गत। इसको महापाषाण काल घेरा भी तो बोल सकते हैं या महापाषाण काल स्मारक भी बोल सकते हैं, क्योंकि सेम काम तो यहाँ भी किया जा रहा है। समझ आ रहा है। तो दोनों जगह का नाम लगभग सेम है, लगभग क्या पूरी तरीके से सेम है, तो आपको याद रखना है। तो छत्तीसगढ़ में टोटल कितने स्मारक है, कुल कितने पाषाण घेरे खोजे गए, 500 जी। कहाँ कहाँ पर, कोंडागांव और बालोद में मिलाकर। और कौन खोजे हैं, प्रोफेसर काम्बले और रवींद्रनाथ मिश्र के द्वारा खोजा गया है। एक और नाम इसमें लिख लीजिए, बालोद का धनोरा। बालोद का धनोरा नामक ग्राम भी है, यहाँ पर भी पाषाण घेरे आपको मिले हैं। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं बालोद का धनोरा, यहाँ पर भी क्या मिला है, पाषाण घेरे मिले हैं। ठीक, मतलब महापाषाण घेरे मिले हैं। इतना समझ आ रहा है। तो मैं क्या बोलूँ, अभी तक ये कंप्लीट हुआ आपका। अगर क्वेश्चन आया कि सबसे बड़ी या सबसे लंबी महापाषाण काल घेरे, सबसे लंबा महापाषाण काल घेरा कहाँ मिला है, तब आपको लगाना है, याद रखिएगा, भुज गहन। ठीक है। सबसे सर्वाधिक किस जिले में है बोले जाए तो महापाषाण घेरे वो है बालोद में है। सबसे प्राचीन गुफा सिंघनपुर की गुफा, सबसे लंबी गुफा बोतलदा गुफा। छत्तीसगढ़ के पहले साक्ष्य शैल चित्र के साक्ष्य कहाँ से खोजे गए, सिंघनपुर की गुफा से। विश्व का पहला शैलाश्रय कहाँ पर है, कौन सा है, सिंघनपुर की गुफा है। ये सभी चीज़ें मैं बता चुका हूँ। ठीक। छत्तीसगढ़ का भीमबेटका गुफा किसको कहा जाता है, सिंघनपुर को कहा जाता है। क्यों, मैं सब चीज़ हो चुका है। ये रहा कंप्लीट आपका छत्तीसगढ़ का प्राग ऐतिहासिक काल वाला, जितना भी आपके साक्ष्य है वो हम समझने की कोशिश किए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरा का पूरा डिटेल समझ आया होगा। उसके बाद आता है आपका, देखेंगे तो आद्य ऐतिहासिक काल। और आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है ऐसी लिपि जो है तो, लेकिन आज तक हम उसको वर्तमान में पढ़ नहीं पाए हैं। वो पढ़ते रहे होंगे लेकिन हम नहीं पढ़ पाए हैं। और आद्य ऐतिहासिक काल का साक्ष्य जो आप उदाहरण के लिए देखते हैं हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता, उसके साक्ष्य हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं मिले हैं। इसलिए छत्तीसगढ़ में हम आद्य ऐतिहासिक काल को नहीं पढ़ते।
तो हम इसके बाद डायरेक्ट ऐतिहासिक काल में आएंगे, जिसको 3 भागों में बांटा गया है, प्राचीन, मध्य और आधुनिक या नवीन इतिहास। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।